हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सूरज, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 किसके बारे में बात कर रहा है? यूनिट 4 मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में करनी है। देखो, कुछ चीजें तो सेम है, जो कुछ एडजस्टमेंट सेम है जो आप लोग पहले वाले लेक्चर्स में करके आए हो। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी बनेगा, और सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसको दे दिया जाएगा। फिर गुडविल एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। दूसरा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। और तीसरा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो ये कुछ चीजें। इसके अलावा इसमें जो आपने ध्यान देना है वो ध्यान देना है रजे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है आप लोगों का रजे, काफी सारा पार्ट जो है वो इसका कवर कर देती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो वही है जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था ना, कि गेन करना है या क्या सेक्रीफाइस करना है, वो आपका वही है कैलकुलेशन, ठीक है। फिर रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर किस तरह से कैलकुलेट होती है ये हमने देखना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले केस 1 पर आते हैं। केस 1 में कहते हैं व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडर दिस सिचुएशन, जो ओल्ड जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसका शेयर स्ट्राइक डाउन कर दो बस। मतलब जैसे ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, 3:2:1 के रेशो में वो क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट्स। अब आलोक रिटायर है तो उसका शेयर स्ट्राइक डाउन कर दो, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बचेगी वो 2:1 बचेगी। अब अगर मान लो भास्कर रिटायर होता है तो भास्कर का शेयर मिड वाला शेयर है, यानी कि जो न्यू शेयर होगा वो 3:1 होगा। इस तरह से आपका केस 1 आएगा। ये कब अप्लाई होगा? अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, और हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, एक पार्टनर रिटायर है। केस 2। केस 2 क्या कहता है? व्हेन गेन्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा पार्टनर, जैसे मान लो तीन फ्रेंड्स थे, तीन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड कहता है कि मुझे ये पिज्जा नहीं खाना, तो वो बाकी दो पार्टनर्स में, बाकी दो साथियों में बांट देता है। तो वो किस पार्टनर को या किस फ्रेंड को कितना शेयर दे रहा है ये गिवन। तो आप न्यू शेयर कैसे निकालोगे? रजे, आप न्यू शेयर यहां पर निकालोगे ओल्ड शेयर प्लस जितना भी गेन आ रहा है। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी पार्टनर्स थे, ठीक है, 3:2:1 के रेशो में। आरव रिटायर है एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। बी टेक्स 2/6 फ्रॉम आरव। बी जो है वो 2/6 शेयर ले लेता है आरव से। आरव रिटायर हो रहा है तो आरव के शेयर का 2/6 हिस्सा बी को मिल जाता है। तो इसका मतलब बी का जो न्यू शेयर बनेगा वो कितना बनेगा? जितना उसका ओल्ड शेयर था वो तो है ही है, प्लस जितना उसने आरव से एक्वायर किया। और आरव अगर रिटायर हो रहा है तो सी को कितना मिलेगा? जितना ओल्ड शेयर उसका था प्लस 1/6। अब केस 3 पर आते हैं। देखो, केस 2 कब अप्लाई होगा? जब आपको रिटायरमेंट के बारे में बोला हुआ है, प्लस ये भी गिवन है कि वो जो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है वो किस पार्टनर में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद आते हैं राजे केस 3 पर। केस 3 है कि when the ratio in which the remaining partners acquire the share of outgoing partner is given, रेशो गिवन है। जैसे यहां पर दिया हुआ है डी टी एंड एच, तीन फ्रेंड्स थे, 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। टी रिटायर है, ताशा रिटायर हो जाती है, और जो दीपू एंड हनी है उन वो रजे कैसे शेयर इसका एक्वायर करेंगे। देखो, ताशा का शेयर कितना था? ताशा का शेयर था 2/6। अब इस केस में जो वॉज एक्वायर्ड, कहते हैं हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय डी इन देयर रेशो, यानी कि 2/6 में से 2/3 हिस्सा मिल गया 4/18 किसको? डी को, और एच को मिल गया रजे रिमेनिंग।
ठीक है। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। केसेस आपने अगर करने होंगे तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब जिस तरह से जब पार्टनर एडमिट होता है तब एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, उसी तरह से एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाएगा जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाएगा। ऑब्वियसली जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जा रहा है वो सभी पार्टनर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग वाला। तो किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज वही सेम रहेंगी जो हमने रजे की थी एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। तो ऑल एंट्रीज विल बी सेम। जो भी प्रॉफिट और लॉस है विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस मेंटेन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग रिटायरिंग वाला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑब्वियसली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया जाए। ठीक है, ये पार्ट मैंने बता दिया। उसके बाद यहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के प्रोविजंस भी सेम है। तो आप लोग बेशक यहां पर, अगर मैंने नोट्स में आपको नहीं लिखवाया था क्लास में, आप लोग लिख लेना, प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो भी सेम होगा। इसके बाद आ जाते हैं रिजर्व्स पे। अब सुनो, रिजर्व्स में यहां पर क्या दिया हुआ है, कहते अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है, जो रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ दो, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डू नॉट वांट टू शो रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बन रही है उसमें रिजर्व शो नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम सभी पार्टनर्स ने मिलके जितने भी रिजर्व्स इकट्ठे किए थे वो रिटायरिंग पार्टनर्स के रिटायर होने के वक्त वो ले जाएं साथ में। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इंक्लूडिंग रिटायरिंग वाला। तो वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं वो शो करना चाहते हैं रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट, वो चाहते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिल जाए बट जो रिजर्व्स है वो बैलेंस शीट में पड़े रहे, तो इसका ट्रीटमेंट सेम एज दैट ऑफ गुडविल होगा। मतलब जितना भी आपका जर्नल रिजर्व है उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशो का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और गेनिंग रेशो का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा। ये अमाउंट किसका होगा? जनरल रिजर्व। कितने अमाउंट से क्रेडिट या डेबिट करना है? जो भी आपकी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो है। ठीक है, तो ये रिजर्व्स वाला पॉइंट भी मैंने करवा दिया। वीडियो को पॉज करके रजे ये दोनों एक बार पढ़ लो। चलो मैं भी यहीं पर फटाफट से कवर कर देती हूँ। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एट द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब इसमें से ए रिटायर हो रहा है, बी एंड सी जो है वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। रिजर्व का बैलेंस है रजे 10,000। अब एक ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये हो सकता है कि आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स ना आए, बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के वक्त सारे रिजर्व्स जो है वो शो हो जाए। तो उस केस में रजे हम क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट और सभी के पार्टनर्स को उनका उनका शेयर मिल जाएगा। जैसे ए का शेयर कैसे निकलेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, और बी का शेयर कैसे निकलेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। उसके बाद सेकेंड केस में, ओके, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो ए का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर हमने सिर्फ उसको उसका शेयर दे दिया, बाकी का रिजर्व पड़ा रहेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या है, देखो ये तब होगा जब आप रिजर्व्स का कुछ अमाउंट बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। और दूसरा, नेक्स्ट ये एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्स और वाई का, ये आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। देखो अब इसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये वो वाला ट्रीटमेंट है। अब फाइनल पेमेंट टू पार्टनर, तो फाइनल पेमेंट टू पार्टनर को, अब जो रिटायरिंग पार्टनर है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है उसको फाइनल पेमेंट करेंगे।
तीन चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने सारी की सारी पेमेंट इमीडिएटली कर दी, ऑल द पेमेंट मेड इज इमीडिएटली, तो जो भी उसका बैलेंस बनेगा आफ्टर एडिंग रिजर्व्स, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी बैलेंस उसका बनेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश और बैंक का अकाउंट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना है इसमें, वैसे तो ये केस रेयर आता है। सपोज करो कि मैं रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रही हूं। अब अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रही हूं, तो जो इसका बैलेंस आ रहा है रजे, वो आ रहा है यहां पर क्रेडिट साइड पर। ठीक है। अब इस केस में अगर इसका बैलेंस यहां आ रहा है, तो यहां पर मतलब मुझे इससे कैश रिसीव करना है। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब फर्म ने उस पर्टिकुलर पार्टनर से कैश रिसीव करना है, लॉस हुआ बेसिकली। और अगर इसका बैलेंस यहां आ रहा है क्रेडिट साइड, तो मतलब इसको इसका बचा हुआ जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो पे करना है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस के केस में जो आपकी जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी रजे, अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश का अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस ले रहे हो यानी कि आपने कैश रिसीव करना है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जो भी बैलेंस आएगा रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट लॉस, गुडविल की एडजस्टमेंट एंड ऑल, सारा कुछ करने के बाद है। ठीक है। चलो, अब कई बार क्या होता है, जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। फर्म कहता है कि देखो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस जो देने वाला बनता है फर्म के द्वारा, वो 14,000 बनता है, बट अब भी हमारे पास पूरा कैश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो आपका ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ये लोन एज अ लोन माना जाएगा। तो मतलब कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। फिर पार्शियल पेमेंट प्लस पार्शियल लोन, तो उस केस में जितना आपने पेमेंट किया बैंक अकाउंट, बाकी का लोन अकाउंट। तो इस तरह से आपने एडजस्टमेंट करनी है। हाँ, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, देखो ये छोटी सी गलती जो है वो आप लोगों को भारी पड़ सकती है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट हिडन एडजस्टमेंट्स हैं। अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट कौन सी दे रखी है रजे? आपको बैलेंस शीट दे रखी है बिफोर रिटायरमेंट वाली। उसमें दे रखा है कि आपका जो कैश बैलेंस है वो है 400, और जो बैंक बैलेंस है वो है रजे 14,000। आपने जब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, रिटायरिंग पार्टनर आरपी मतलब रिटायरिंग पार्टनर, आपने जब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, तो उसमें देखा उस कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस पे करने वाला आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। वो क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पार्टनर, और कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कैश विल बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, तब बात अलग आ जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सिंपल हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो अब बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट। अरे कैश का अकाउंट कैसे कर सकते हो? कैश बैलेंस तो पड़ा ही नहीं है। तो आप पेमेंट फिर बैंक में करोगे साथ में। ये चीज का ध्यान रखना कि कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली पेमेंट करोगे। अगर नथिंग इज मेंशन, अगर तो कैपिटल एडजस्टमेंट प्रॉपर है क्वेश्चन में, फिर तो अकॉर्डिंगली मूव करो, अगर नहीं है तो ये कैश और बैंक बैलेंस जरूर देख लेना बिफोर रिटायरमेंट। तो फाइनल पेमेंट टू पार्टनर का मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद राजे इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं सारे। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को आगे वाला टॉपिक एक आएगा इसका जीएलपी का, वो रिवाइज करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ, अब देखो, पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, अगर पार्टनर्स का लोन हम जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो मैंने जो बैलेंस है रजे इसका, वो लोन अकाउंट में तो ट्रांसफर करा ही हुआ है, बैलेंस मैंने लोन अकाउंट में क्रेडिट किया ही हुआ है। अब जब ये लोन पे ऑफ होगा, ध्यान से सुनो, इसकी एंट्रीज देख लो। जो पार्टनर का लोन अकाउंट है, ठीक है, पहली बात तो आप इसको क्रेडिट करोगे कब? जब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसकी एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब फर्स्ट केस, इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब ये जो इंटरेस्ट है राजे, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, राइट? ये जो इंटरेस्ट है राजे, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, उसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू रजे आपका लोन अकाउंट। पहले लोन अकाउंट में इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से इंस्टॉलमेंट पे करोगे। जैसे सपोज करो मैंने इंस्टॉलमेंट इसमें से पे की 5,000 की, जिसमें से इंटरेस्ट था 500 का, तो पहले मैं पार्टनर का लोन अकाउंट इंक्रीज करूंगी 500 से, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री डालूंगी लोन अकाउंट डेबिट, और टू आएगा रजे आपका कैश का अकाउंट या टू बैंक का अकाउंट जो भी। ठीक है, तो ये एंट्री होगी पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद राजे इसमें जो टॉपिक है जीएलपी, हाँ, अब ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझ के जाना, ठीक है? इस टॉपिक को, क्योंकि रिटायरमेंट का बाकी सारा पार्ट आप लोग हैंडल कर लोगे, जो रिटायरमेंट वाला पार्ट आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कहते हैं अ पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो अब इस केस में उसका प्रीमियम पे होगा एंड ऑल। तीन केसेस हो सकते हैं। अब ना इसके नोट्स मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे, तो जो मेरे वाले स्टूडेंट्स हैं जो ये क्लास देख रहे हैं, जिनके पास रिकॉर्डेड एक्सेस है, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। मेरे नोट्स यहाँ पर सेव नहीं हुए थे उस क्लास में, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो दैट्स वाई अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है, पहली बात तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब तीनों पार्टनर्स ने इकट्ठे एक पॉलिसी ली है, तो उस केस में जो भी प्रीमियम हमने पे किया है, हमने उसको एक्सपेंस माना है, मतलब बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट अपीयर नहीं कर रहा। तो उस केस में जब आप प्रीमियम पे करोगे, तो जर्नल एंट्री क्या डालोगे? अब प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हो, जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब आप ये प्रीमियम चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी एक्सपेंस का बैलेंस है वो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कौन से साइड पर जाता है? डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। जब मेच्योर होगी ये पॉलिसी, मेच्योर होकर रिटायरमेंट पर या डेथ के केस में, ये पॉलिसी जो है वो सभी को मिलेगी। ठीक है, अब जब ये पॉलिसी सभी को मिलेगी, तो उस केस में रजे क्या होगा? अब जब आप मैच्योर होगी पॉलिसी, तो मैच्योरिटी पर प्रीमियम मिलेगा, सॉरी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वो मैच्योरिटी अमाउंट सभी पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा, टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर थोड़ा लिखने में गलती होगी है, जो भी पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा अगर पॉलिसी अमाउंट मिल गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा, रिसीवेबल क्रिएट करोगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो प्रीमियम पे हुआ था वो सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट में से हुआ था, इसलिए। अब उसके बाद रजे नेक्स्ट पार्ट है आपका, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, एक मिनट, इसको ना मैं बुक में से लेती हूँ। हाँ जी रजे, अब सेकंड केस करना है हमने। सेकंड केस कौन सा है? व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। अगर जो हमने प्रीमियम पे किया है वो एज एन एसेट मान रही हूं मैं, मतलब बैलेंस शीट में एसेट मेंटेन्ड है।
अब यहाँ पर ना रूल ये है कि जो बैलेंस शीट में आपका एसेट मेंटेन होना चाहिए वो सरेंडर वैल्यू पर होना चाहिए। सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू मतलब अगर मैं पॉलिसी को सरेंडर कर दूं विदाउट मैच्योरिंग, मैच्योर होने से पहले, पहली बात जो आप प्रीमियम पे करोगे वो आप पॉलिसी के अकाउंट में डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट। तो जब प्रीमियम पे होगा इट विल बी डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सपोज करो बैलेंस शीट में जो मेरा ये लाइफ पॉलिसी बन रही है वो 4000 की बन रही है, लेकिन उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो 3500 है। अब हम क्या करते हैं, हम एसेट की, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मुझे एसेट की वैल्यू लेनी है तो लोएस्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो सरेंडर वैल्यू अगर 3500 है तो बैलेंस शीट में आपने अपने एसेट को 3500 पर ही लेना है, मतलब आप अपना एसेट डिक्रीज कर रहे हो। तो जो वो एसेट आप डिक्रीज कर रहे हो वो आपका लॉस है, दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है इन एक्सेस ऑफ द सरेंडर वैल्यू तो वो गेन है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक पार्टनर रिटायर हुआ, अब पार्टनर रिटायर जब हुआ वो पॉलिसी वैल्यू सरेंडर मैच्योर होगी। अगर वो सरेंडर वैल्यू पर ही मैच्योर होती है तो इस केस में एसेट का अकाउंट आप लोगों का रिमूव हो जाएगा बैलेंस शीट में से। लेकिन अगर वो सरेंडर हो रही है एट ए वैल्यू ग्रेटर देन द सरेंडर वैल्यू तो वो गेन है, दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व। अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो अगेन वही है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बैलेंस शीट में एक तो एसेट मेंटेन कर रहे हैं, इस एसेट के अगेंस्ट मैं रिजर्व मेंटेन कर रही हूं, तो इसीलिए जो पेमेंट ऑफ प्रीमियम की एंट्री है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, दूसरा एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब जितना ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रीमियम पे किया वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में डालती जाऊंगी। और फिर एंड ऑफ द ईयर एक और एडजस्टमेंट होगी, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पर आएगी। बट जब हमने पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे लेके आनी है तो जो भी लॉस आ रहा है क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, नहीं, रिजर्व का अकाउंट डेबिट होगा। तो वीडियो पॉज करके आपके जो नोट्स मैंने क्लास में बनवाए थे वो आप लोग एक बार कर लेना रजे, ठीक है, और अकॉर्डिंगली रजे फिर उसको आगे देख लेना। अब इलस्ट्रेशन 7 में आपके साथ एक बार डिस्कस कर देती हूँ। कहते हैं रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2018 फॉर 50,000 और उसका प्रीमियम पे किया है 3,000 एनुअली ऑन 10th जून। सरेंडर वैल्यू 2018 की तो नील है, फर्स्ट ईयर की 19 की 900 है, 20 की 2000 है। अब ब्लैक रिटायर हो रहा है 22 को। अब इस केस में ध्यान दो राजे, जो मैंने प्रीमियम पे किया होगा उसमें तो जेएलपी का अकाउंट मैंने डेबिट किया होगा। कहते प्रिपेयर लेजर इज्यूमिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। तो जो भी मैंने जेएलपी का अकाउंट डेबिट किया उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्या कर दिया, आपका वो सारा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। यानी कि ये फर्स्ट मेथड है जब आप प्रीमियम पेड को एक्सपेंस मान रहे हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जेएलपी अकाउंट जो आपका आएगा जब ब्लैक रिटायर होगा तो उस केस में 15 अप्रैल 2022 को, यानी कि जो उसकी लास्ट सरेंडर वैल्यू है वो मिलेगी। जो भी सरेंडर वैल्यू है 3600 की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो पार्टनर्स को मिल जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आते हैं रजे इलस्ट्रेशन 8 पर। तो इलस्ट्रेशन 8 में देखो, कहते हैं रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इतना प्रीमियम पेड है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। कहते हैं प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, अगर मैंने लाइफ पॉलिसी अकाउंट सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन किया, मतलब जेएलपी जो है वो मेरा यहाँ पर एसेट है, तो जेएलपी का प्रीमियम पेमेंट के वक्त देखो फर्स्ट प्रीमियम पे किया, जेएलपी का अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक। बट 2018 की उसकी सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, नील दे रखी है। तो मतलब मैंने रिड्यूस करना है सरेंडर वैल्यू पे, 3000 मैंने
इंक्रीज की थी वैल्यू एसेट की, बट उसकी वैल्यू 0 बन रही है। मतलब 3000 का सारा लॉस जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से 2019, पहली बात 2019 में जेएलपी का अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक हुआ, 3000 पे आई। ठीक है। अब ब्रॉड डाउन वैल्यू तो इसमें कुछ है नहीं, 0 है, क्योंकि 2018 की जो सरेंडर वैल्यू थी वो नील थी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 2019 की सरेंडर वैल्यू आपको 900 दी है, बट आपने कितने से डेबिट किया, 3000 से। मतलब जो डिफरेंस है वो आपका लॉस, दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आप रिजर्व मेंटेन करोगे तो यहां पर बाकी सारी चीजें सेम होंगी। रिजर्व, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रिजर्व का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। चलो, ये पार्ट हमारा डन हो गया, जेएलपी का मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझा दिया। उसके बाद अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसीज ली गई होंगी, अब ये लास्ट टॉपिक जो है वो हमने इस यूनिट का करना है। अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसीज ली गई होंगी, कहते इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन ऑन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स में टेक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज बाय पेइंग प्रीमियम, लेकिन उन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो फर्म में जा रहा है। तो रिटायरमेंट के वक्त क्या होगा, अब जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एस, जी और ए तीन पार्टनर्स थे, 3:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पॉलिसी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की, सरेंडर वैल्यू इतनी है। अब इसमें से अमित रिटायर हुआ, तो अमित को द शेयर जो है वो कितना मिलेगा, वो सभी की लाइफ पॉलिसी में से मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमित वाली पॉलिसी का प्रीमियम तो फर्म में से पे हुआ ही हुआ है, बाकी सभी पॉलिसी का प्रीमियम भी अमित के प्रॉफिट्स में से गया ना। इसीलिए जो भी सरेंडर वैल्यू है उसको टोटल करो 1/5 शेयर। ठीक है। ये सेपरेट लाइफ पॉलिसीज का आप लोगों का ट्रीटमेंट रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई और टॉपिक इसमें रह नहीं गया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के केस में। इलस्ट्रेशन 12 आ गई है। ठीक है, बस। तो रजे, अब यहां पर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रिवीजन लेक्चर खत्म है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका डेथ और डिसोल्यूशन ये इकट्ठा कवर कर दूंगी, ठीक है।